युद्ध के मैदान पर अपनी कई असफलताओं के बावजूद रूस के पास एक चीज हमेशा यूक्रेन पर भारी पड़ती है और वो है परमाणु खतरा। हमेशा मंडराते हुए और लगातार पुतिन और उनके साथियों द्वारा इसका जिक्र किया जाता है। रूस के परमाणु हथियार ही उसका आखिरी दाव, आखिरी सहारा है। एक लगातार बना रहने वाला खतरा जिसे यूक्रेन को बहुत गंभीरता से लेना पड़ता है। यूक्रेन को अपनी तरफ से भी एक ऐसा ही खतरा चाहिए, कुछ ऐसा जो उसे पुतिन के परमाणु हमले की धमकी के जवाब में उसी अंदाज में जवाब देने की ताकत दे सके। संभव है कि यूनाइटेड किंगडम वही खतरा यूक्रेन को दे सकता है। एक नया प्रस्ताव चर्चा में है जिसके तहत यूके यूक्रेन के मुद्दे पर रूस के खिलाफ परमाणु विकल्प अपना सकता है। यूके के परमाणु सुरक्षा कवच का विस्तार होने जा रहा है और ये यूक्रेन को परमाणु तबाही से बचाएगा। ब्रेक्सिट के बाद एक समझौते में जिसे नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नम को प्रस्तुत किया गया है, यूके अपने परमाणु सुरक्षा कवच को यूक्रेन सहित कई गैर नाटो यूरोपीय देशों तक बढ़ाने पर विचार कर रहा है। यह योजना सबसे पहले निक बोल्स द्वारा तैयार की गई थी, जो एक कंजर्वेटिव सांसद थे जिन्होंने 2019 में पार्टी छोड़ दी थी और बाद में पूर्व लेबर प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर को उनकी सरकार बनाने में मदद की थी। इस प्रस्ताव के तहत यूके अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और कई पश्चिमी बाल्कन देशों का समर्थन करने के लिए एक प्रतिरोधक के रूप में करेगा। ब्रेक्सिट के बाद के समझौते का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है, लेकिन हम उस पर बाद में आएंगे। यहाँ मुख्य बात यह है कि अगर यह प्रस्ताव नीति बन जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर यूरोपीय संघ यूके की शर्तों को स्वीकार कर लेता है तो यूक्रेन को एक बार फिर परमाणु सुरक्षा मिल जाएगी। यूक्रेन को लगेगा कि अब समय आ गया है। पूरा देश किसी के द्वारा उसे कुछ वैसा देने का इंतजार कर रहा था जो कभी उसके पास था। ये ज्यादा समय पहले की बात नहीं है जब यूक्रेन के पास अपने खुद के परमाणु हथियार थे, या यूं कहें कि कुछ हद तक उसके अपने थे। सोवियत शासन के अधीन रहते हुए यूक्रेन उन कई देशों में से एक था जहां सोवियत संघ ने परमाणु हथियार तैनात किए थे। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तब भी यूक्रेन के पास वे हथियार थे। आज शायद वो चाहता होगा कि उसने उन्हें अपने पास ही रखा होता। हालांकि 90 के दशक की शुरुआत में जब रूस उन सभी परमाणु हथियारों को वापस लेने की कोशिश कर रहा था जिन्हें उसने अन्य देशों की भूमि पर रखा था, यूक्रेन ने एक ऐसा समझौता किया जिसे उसने अपने लिए फायदेमंद समझा था। यूक्रेन ने ये समझते हुए कि अपनी भूमि पर परमाणु हथियार रखने से उसे सामरिक लाभ मिलते हैं, उन हथियारों की वापसी को कुछ आश्वासन पाने के लिए एक दबाव के रूप में इस्तेमाल किया। इसका परिणाम बुडापेस्ट मेमोरेंडम और त्रिपक्षीय बयान था। पहला विशेष रूप से यूक्रेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। 1994 के बुडापेस्ट मेमोरेंडम के तहत अमेरिका, ब्रिटेन और रूस सभी ने यूक्रेन को उसकी संप्रभुता से जुड़े सुरक्षा आश्वासन दिए थे। इन वादों के पूरे होने का भरोसा होने पर यूक्रेन ने लगभग 1900 रणनीतिक वारहेड्स रूस को वापस सौंप दिए, कथित तौर पर उन्हें नष्ट करने के लिए। 20 साल बाद पुतिन ने इस समझौते का उल्लंघन किया। उसने अवैध रूप से क्रीमिया का विलय कर लिया। डोनबास में भी यही कोशिश की और फिर 8 साल बाद यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने का आक्रमण किया, जिसे रूस आज भी पूरा करने की कोशिश कर रहा है। 2014 से यूक्रेन एक बड़ा सवाल पूछ रहा है कि उसने परमाणु हथियार क्यों छोड़े, अगर जिन समझौतों पर उसने बातचीत की थी उनका कोई मतलब ही नहीं रह गया। ये एक अच्छा सवाल है और ऐसा सवाल है जिससे यूक्रेन में कई लोग पिछले 1 दशक या उससे भी ज्यादा समय से जूझ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बार बार यूक्रेन को नाटो और यूरोपीय संघ में शामिल करने की मांग की है ताकि उसे वे सुरक्षा गारंटी मिल सके जो उसे मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। अभी तक इनमें से कोई भी बात पूरी नहीं हुई है, लेकिन अब जब यह नया प्रस्ताव सामने आया है तो ऐसा लगता है कि ब्रिटेन आगे बढ़कर वही परमाणु सुरक्षा देने की तैयारी कर रहा है जिसे यूक्रेन ने अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए 30 साल पहले बलिदान किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। अब तक इस प्रस्ताव के बारे में हमारे पास यही जानकारी है। हमने पहले पूर्व कंजर्वेटिव सांसद निक बॉल्स का जिक्र किया था। वही व्यक्ति ब्रिटेन की इस योजना के पीछे है, जो अब ब्रिटेन के कई शीर्ष हस्तियों के बीच साझा की गई है, जिसमें बर्नहैम और ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पॉवेल भी शामिल है। इस प्रस्ताव के तहत ब्रिटेन, यूक्रेन और अन्य देशों को, जिनका हमने जिक्र किया था, एक यूरोपीय परिसंघ में शामिल होने के लिए आमंत्रित करेगा, जिसके तहत ब्रिटेन अपनी परमाणु सुरक्षा कवच नाटो जैसे पारस्परिक रक्षा प्रावधान के तहत देगा। इससे ऐसा लगता है जैसे एक परमाणु हथियार के बदले एक परमाणु हथियार। अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है तो ब्रिटेन जवाब में अपने परमाणु हथियार रूस पर हमला करने के लिए तैनात करेगा। मिलिटानी जोड़ते हैं कि इस प्रस्ताव में यूक्रेन के लिए कुछ शर्तें पूरी करने की जिम्मेदारी भी शामिल है और ये संभावना नहीं है कि यूक्रेन इस शर्त को ठुकरा देगा। यूरोपीय परिसंघ में यूक्रेन की एक विशेष भूमिका होगी, क्योंकि युद्ध समाप्त होने के बाद यूक्रेन को भविष्य में रूस के आक्रमण के खिलाफ एक बाधा के रूप में काम करने के लिए पर्याप्त बड़ी सेना बनाए रखनी होगी। ब्रिटेन मूल रूप से यह प्रस्ताव दे रहा है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ मुख्य पूर्वी मोर्चा बने, जो भूमिका वह पहले से ही निभा रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन यूक्रेन से यह भी कहेगा कि वह अपने मानव रहित तकनीक के अनुभव और विशेषज्ञता को यूरोपीय साझेदारों के साथ साझा करे। वैसे भी यूक्रेन यह पहले से ही कर रहा है। तो यहाँ हम जो देख रहे हैं वो एक ऐसा समझौता है जिसमें ब्रिटेन यूक्रेन को परमाणु सुरक्षा देने की पेशकश करता है, बदले में यूक्रेन से बस वही जारी रखने के लिए कहता है जो वो वर्षों से करता आ रहा है। आसान और सीधा, है ना? दुर्भाग्यवश इसमें एक पेच भी है। इस प्रस्ताव के साथ ब्रिटेन की एक छुपी हुई मंशा है
और ब्रेक्सिट के बाद के समझौते का हमारा जिक्र इस मंशा का संकेत देता है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन इस प्रस्ताव को अपने परमाणु सुरक्षा कवच के विस्तार के साथ एक ऐसे समझौते से जोड़ना चाहता है जिससे ब्रिटेन को यूरोपीय संघ के एकल बाजार तक फिर से पहुंच मिल सके, जिससे ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच वस्तुओं का मुक्त व्यापार संभव हो सके। इस प्रकार यूरोपीय परिसंघ यूरोपीय संघ के मुक्त व्यापार क्षेत्रों को ब्रिटेन से जोड़ देगा, साथ ही यूक्रेन और अन्य देशों को परमाणु सुरक्षा भी प्रदान करेगा। फिलहाल यह पता नहीं है कि ब्रिटेन जिन देशों को परिसंघ में आमंत्रित करेगा उन्हें भी इस समझौते के तहत यूरोपीय संघ के एकल बाजार तक पहुंच दी जाएगी या नहीं। यह ब्रिटेन जो कर रहा है वो अपने परमाणु शस्त्रागार का इस्तेमाल उस गाजर की तरह कर रहा है जो एक छड़ी के सिरे पर लटक रही है और यूरोपीय संघ के सामने लहराई जा रही है। बाउल्स ने इसे कहने में कभी झिझक नहीं दिखाई है। जैसा कि वे कहते हैं, अगर हम एक द्विपक्षीय वार्ता करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम यूरोपीय संघ को ये मनाने की कोशिश करते हैं कि हमें वस्तुओं के एकल बाजार तक पहुंच दी जाए तो हम असफल होंगे। बाउल्स आगे जोड़ते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा प्रस्ताव रखते हैं जो उनके अन्य समस्याओं का भी समाधान करता है, जैसे यूक्रेन, तो इस प्रस्ताव को मनवाना ज्यादा आसान हो सकता है। हम समझा सकते हैं कि यह सिर्फ एक स्वार्थी ब्रिटिश सौदा नहीं है, यह एक ऐसा सौदा है जिसे आप अपनी अन्य समस्याओं को हल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेक्सिट के बाद यूके को ईयू के साथ फिर से पटरी पर लाने के लिए सौदे को और आकर्षक बनाना होगा। यूक्रेन और अन्य देशों को परमाणु सुरक्षा देने की पेशकश वही मिठास है जिसे यूके ने उस बर्तन को भरने के लिए चुना है। और एक अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में यूके ने यह भी वादा किया है कि अगर ये सौदा स्वीकार कर लिया जाता है तो वह अपनी सकल घरेलू उत्पाद का 3.5% रक्षा पर खर्च करेगा। दूसरे शब्दों में, यूके खुद को यूरोपीय रक्षा तंत्र में पहले से भी अधिक अमूल्य कड़ी बनाने की दिशा में काम करेगा और साथ ही अपनी परमाणु सुरक्षा कवच का विस्तार भी करेगा। तो इसमें यूके का कुछ स्वार्थ भी है। और जब आप यह सोचते हैं कि ब्रेक्सिट के बाद यूरोपीय संघ के एकल बाजार तक पहुंच खोने से यूके को क्या नुकसान हुआ है, तो यह समझना आसान है कि ऐसा क्यों है। सेंटर फॉर यूरोपियन रिफॉर्म के अनुसार ब्रेक्सिट की वजह से यूके को व्यापार के मामले में भारी नुकसान हुआ है। यूरोपीय संघ को होने वाला निर्यात 12% घट गया है, जबकि सेंटर का कहना है कि यूके में यूरोपीय संघ से होने वाला आयात 16% कम हो गया है। इन नुकसानों को वैश्विक स्तर पर देखते हुए इसका मतलब है कि यूके ने अपने वैश्विक निर्यात में 5% और आयात में 8% की गिरावट देखी है। अगर ब्रेक्सिट कभी नहीं हुआ होता तो व्यापार इससे बेहतर होता। अन्य विश्लेषण जैसे कि ब्लूम और बैंक ऑफ इंग्लैंड के अर्थशास्त्रियों द्वारा जून 2026 में किया गया विश्लेषण यह सुझाव देता है कि ब्रेक्सिट ने यूके की अर्थव्यवस्था को 10 वर्षों में 6% का नुकसान पहुंचाया है, जिसमें से अधिकांश एकल बाजार से जुड़ा हुआ है। ये सब मिलाकर अरबों डॉलर के व्यापार का नुकसान होता है। यूके उस पैसे को वापस पाने के लिए अपने परमाणु सुरक्षा कवच को मोल भाव की रणनीति के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये यूक्रेन को कुछ ज्यादा ही शर्तों से बंधा हुआ लगता है तो इस समझौते में एक और पहलू है जिसके बारे में हमने अभी तक चर्चा नहीं की है। बाउल्स बताते हैं कि उनके द्वारा प्रस्तावित नई रणनीति की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि अब यूरोप को इस बात का भरोसा नहीं रह गया है कि अगर रूस ने परमाणु हथियारों से हमला किया तो अमेरिका उसकी मदद के लिए आएगा। बाउल्स के शब्दों में, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी भविष्य का राष्ट्रपति सबसे बुरी स्थिति में यूरोप की ऐसे रक्षा करेगा जैसे वह कंसास हो। ये बयान यूरोप में अब जो अमेरिका के प्रति अविश्वास है उसे दर्शाता है। कुछ लोग कहेंगे कि इसके पीछे वाजिब कारण है। ट्रंप ने बार बार नाटो के यूरोपीय सदस्यों के खिलाफ ये कहते हुए आवाज उठाई है कि वे संगठन में अपनी हिस्सेदारी का भुगतान नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने जनवरी 2024 में यह दावा भी किया कि अगर यूरोप पर हमला होता है तो वे उसकी मदद नहीं करेंगे। ट्रंप ने हाल के महीनों में यूरोप से सैनिकों की वापसी की भी घोषणा की है, जिसमें मई में ये घोषणा भी शामिल है कि अमेरिका जर्मनी से अपने 5000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। ट्रंप ने संकेत दिया है कि ये सिर्फ शुरुआत हो सकती है, जैसा कि उन्होंने उस समय कहा था, हम बहुत ज्यादा कटौती करने जा रहे हैं और हम 5000 से भी कहीं ज्यादा कटौती कर रहे हैं। टाइम मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार ये भी संकेत है कि स्पेन और इटली अगली बार अमेरिकी सैनिकों को खो सकते हैं। अमेरिका से अलग होने का यह जिक्र यूरोपीय संघ को आकर्षित करेगा। 10 अगस्त की एक रिपोर्ट में इनसाइडर ने कहा कि यूरोपीय संघ सक्रिय रूप से खुद को अमेरिकी तकनीक पर निर्भरता से मुक्त करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह वह खुद को ऐसी स्थिति में ला रहा है जहां वह अमेरिका की मंजूरी के बिना हथियार विकसित और बेच सकता है। यूरोपीय संघ ने यहाँ तक कि 2030 तक कम से कम 50% रक्षा अनुबंध यूरोपीय बाजार द्वारा पूरा करने का लक्ष्य भी रखा है, जो आज के 22% से दोगुना से भी ज्यादा होगा। आइए फिर यूक्रेन पर लौटते हैं। इस समय यूक्रेन के पास यूके से एक संभावित परमाणु छतरी है जिसे पूरे देश पर लगाया जा सकता है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। हाँ, इस प्रस्ताव के साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हुई हैं। यूके चाहता है कि इस छत्र विस्तार के लिए ईयू से कुछ मिले। हालांकि प्रस्ताव ऐसा लगता है कि ईयू को बदले में काफी कुछ देने के लिए पूरा जोर लगाता दिखता है। अगर हम मान लें कि यह प्रस्ताव संसदीय नीति बन जाता है और ईयू भी हाँ कह देता है, तो हम एक सवाल पर पहुंचते हैं। यूके अपनी परमाणु छतरी का विस्तार करता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है, खासकर यूक्रेन के संदर्भ में और रूस के लिए पैदा होने वाले खतरे के लिहाज से? हम इस सवाल का जवाब अभी देंगे। पहले आपको याद दिला दे कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको हमारे चैनल से जानकारी मिल रही है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। यूके नाटो के उन 3 देशों में से एक है
जिनके पास परमाणु हथियार है। बाकी 2 हैं अमेरिका और फ्रांस। हम ये दिखावा नहीं करेंगे कि यूके के पास रूस के मुकाबले बहुत बड़ा जखीरा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो इसके पास है, बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट के अनुसार इसके पास लगभग 225 परमाणु वॉरहेड्स का जखीरा है, जिनमें से लगभग 120 ऑपरेशनल रूप से यूके की वैनगार्ड क्लास परमाणु शक्ति चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों में तैनाती के लिए उपलब्ध है। तो यूके के पास परमाणु त्रयी नहीं है, इसके पास पनडुब्बियां हैं। इनमें से प्रत्येक में 16 मिसाइल ट्यूब होते हैं, जिनका उपयोग दुश्मन पर परमाणु मिसाइल दागने के लिए किया जा सकता है। रूस को इन मिसाइलों से निशाना बनाया जा सकता है। यूके की पनडुब्बियां उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर और कई अन्य स्थानों से रूस पर हमला कर सकती है। इसलिए यूक्रेन को यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यूके की धमकी खोखली है। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव या NTI थोड़ी और जानकारी देता है। ये कहता है कि यूके की प्रत्येक वैनगार्ड क्लास पनडुब्बी में 40 तक परमाणु मिसाइलें ले जाने की क्षमता है। 4 पनडुब्बियों के साथ इसकी अधिकतम क्षमता 160 परमाणु हथियारों की है। हालांकि यूके आमतौर पर पहले बताए गए 120 पर ही रहता है। हालांकि यूके के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कुछ चिंताएं हैं, जिन्हें संबोधित करना जरूरी है। पहली बात यह है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद से यूके ने कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है। NTI के अनुसार इन परीक्षणों में सबसे हालिया परीक्षण 1991 में किया गया था। ये सवाल उठता है कि यूके के भंडार का रखरखाव कितना अच्छी तरह से किया गया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या उसके सभी मिसाइलें समय आने पर वास्तव में अपेक्षा के अनुसार लॉन्च होंगी। एक और चिंता यह है कि यूके की परमाणु व्यवस्था अनोखी है। सिर्फ परमाणु लॉन्च के लिए एक ही विकल्प होने के अलावा, जिसमें कोई हवाई या जमीनी मिसाइलें नहीं हैं, यूके का पूरा परमाणु कार्यक्रम अमेरिका से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। 1958 के अमेरिका ब्रिटेन पारस्परिक रक्षा समझौता के तहत दोनों देशों के बीच रिसर्च, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और परमाणु सामग्री का आदान प्रदान होता है। यह कहना सही होगा कि अमेरिका ने इस आदान प्रदान में सबसे बड़ा हिस्सा निभाया है। यूके के ट्राइडेंट मिसाइलें एक साझा भंडार से आती है, जिसे अमेरिकी नौसेना के साथ साझा किया जाता है। क्या इसका मतलब ये है कि यूके अपनी मिसाइलें अमेरिकी अनुमति के बिना लॉन्च नहीं कर सकता? नहीं, ऊपरी तौर पर यूके की परमाणु हथियार प्रणालियां स्वतंत्र है। हालांकि जैसा कि परमाणु निरस्त्रीकरण अभियान बताता है, यूके अपनी परमाणु प्रणालियों के लिए अमेरिका पर बहुत अधिक निर्भर है। वे ट्राइडेंट मिसाइलें, जिनका हमने पहले जिक्र किया था, उन्हें रखरखाव और प्रतिस्थापन के लिए नियमित रूप से जॉर्जिया के किंग्स बे में एक अमेरिकी बेस पर लौटना पड़ता है। परीक्षण आमतौर पर अमेरिका द्वारा किए जाते हैं, और अभियान यह भी बताता है कि यूके के लिए बिना अमेरिकी मंजूरी के परमाणु हथियार लॉन्च करना बहुत ही असंभव है। ये यूके की उस योजना पर संदेह पैदा करता है जिसमें यूरोपीय रक्षा को अमेरिका से अलग करने की बात कही गई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यूके की परमाणु धमकी को नजरअंदाज कर देना चाहिए। यूके के पास अभी भी परमाणु हथियार हैं, और बहुत ही असंभव का मतलब ये नहीं है कि यूके बिना अमेरिकी अनुमति के परमाणु हथियार लॉन्च नहीं कर सकता। रूस निश्चित रूप से यूके द्वारा पेश की गई परमाणु धमकी को कम करके नहीं आंकता। परमाणु हथियारों के विशाल भंडार के मामले में यूके रूस के करीब भी नहीं आता। रूस के पास 5459 परमाणु हथियार हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन अभियान का दावा है, हालांकि इनमें से सभी सक्रिय नहीं हैं। रूस के पास इन परमाणु हथियारों को लॉन्च करने के लिए भी ज्यादा विकल्प है, क्योंकि उसके पास एक पूर्ण परमाणु त्रिक है, जिसमें पनडुब्बियां, हवाई बमवर्षक और जमीन आधारित लॉन्च साइट्स शामिल है। रूस एक परमाणु आधुनिकीकरण कार्यक्रम में भी लगा हुआ है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उसका विशाल भंडार जरूरत पड़ने पर वास्तव में इस्तेमाल किया जा सके। ये आंकड़े रूस की तुलना में परमाणु मोर्चे पर यूनाइटेड किंगडम को छोटा दिखा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हकीकत में ऐसा ही हो। जुलाई 2025 में रैंड ने एक अध्ययन प्रकाशित किया, जिसमें उसने बताया कि यूनाइटेड किंगडम का परमाणु मिसाइल भंडार हालांकि अमेरिका पर बहुत निर्भर है, फिर भी ये रूस के लिए इतना विश्वसनीय खतरा है कि ये अस्वीकार्य नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। सिर्फ यही बात आपको बता देती है कि अगर यूनाइटेड किंगडम अपना परमाणु सुरक्षा कवच बढ़ाकर यूक्रेन को भी शामिल कर लेता है, तो यह बहुत बड़ी बात होगी। पुतिन को बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये हमें सीधे उस मुद्दे पर ले आता है कि अगर यूनाइटेड किंगडम का प्रस्ताव नीति बन जाता है, तो इसका यूक्रेन और रूस के साथ उसके युद्ध के लिए क्या मतलब होगा। 90 के दशक में यूक्रेन ने जो परमाणु धमकी खो दी थी, उसकी जगह लेना निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात होगी, खासकर इसलिए क्योंकि इससे आखिरकार यूक्रेन को रूस के जवाब में कुछ करने का तरीका मिल जाएगा। जब पुतिन परमाणु धमकियां देते हैं, और ये धमकियां लगातार बनी रहती हैं। मार्च 2023 में रूस ने बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने की धमकी दी थी, और ऐसा लगता है कि उसने ऐसा कर भी दिया है। वो देश यूक्रेन की सीमा से लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल साफ है कि वहाँ किसे धमकी दी जा रही थी। 2024 में पुतिन ने रूस के परमाणु सिद्धांत में बदलाव को मंजूरी दी, जिससे रूस के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की सीमा और भी कम हो गई है। यहाँ तक कि फरवरी 2022 में भी जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमले की घोषणा की थी, तो उनका वीडियो संबोधन भी एक बहुत ही हल्की सी छुपी हुई परमाणु धमकी के साथ आया था, जो पश्चिमी नेताओं के साथ साथ यूक्रेन के लिए भी थी। मई 2026 तक आते आते रूस ने बेलारूस के साथ जमीन, समुद्र और हवा में परमाणु अभ्यास किए,
जिसमें हजारों सैनिक शामिल थे। रूस को अपनी परमाणु ताकत का प्रदर्शन करना बहुत पसंद है और भले ही कुछ लोग इसे कमजोरी की निशानी माने, खासकर रूस की यूक्रेन में असफलताओं को देखते हुए, इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि अगर पुतिन अपना आपा खो दे और परमाणु हमला करने की अनुमति दे दे तो रूस यूक्रेन को पूरी तरह से परमाणु हथियारों से तबाह कर सकता है। यूके की परमाणु छतरी के तहत यूक्रेन के पास कम से कम एक प्रतिरोधक क्षमता होगा। आग का जवाब आग से देने का तरीका, यानी रूस को भविष्य में किसी भी परमाणु हमले के बारे में बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा। आखिरकार यूके के प्रस्ताव से यह भी पता चलता है कि यूरोप रूस के खिलाफ एक अधिक गंभीर परमाणु खतरा पेश करने की दिशा में व्यापक बदलाव की कोशिश कर रहा है। यूके के अलावा फ्रांस के पास भी अपनी खुद की परमाणु शस्त्रागार है जो मदद करता है। यूनाइटेड 24 मीडिया रिपोर्ट करता है कि वर्तमान में अमेरिका में इस बात पर चर्चा हो रही है कि यूरोप में नाटो ठिकानों पर ऐसे विमान तैनात किए जाएं जो पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जा सकते हैं। इसलिए अमेरिका को रूस के लिए परमाणु खतरे के रूप में अभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर इन चर्चाओं से कोई ठोस नतीजा निकलता है तो यूके के प्रस्ताव में जो अलगाव का तत्व है उसकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इसके अलावा जून में फिनलैंड की संसद ने ऐतिहासिक मतदान किया था। 125 वोटों के समर्थन और 61 के विरोध के साथ फिनलैंड ने अपने क्षेत्र में परमाणु हथियारों के भंडारण पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। फिनलैंड के पास अपने खुद के परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन इस प्रतिबंध को हटाने का मतलब ये है कि अमेरिका, यूके और फ्रांस सभी अपने परमाणु हथियार फिनलैंड में ला सकते हैं, जिससे वे रूस की सीमा पर लगभग तैनात हो जाएंगे। अभी भी काम बाकी है। फिलहाल यूके का प्रस्ताव सिर्फ एक प्रस्ताव ही है। इसे बर्नहेम के सामने पेश किया गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक इस प्रस्ताव को यूके की नीति का हिस्सा नहीं बनाया है। और अगर वो ऐसा करते हैं तो इससे जुड़ी शर्तों पर यूरोपीय संघ में बहस होगी, जिसका मतलब है कि यूक्रेन को इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या यूके अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करके फिर से सिंगल मार्केट में वापस आ सकता है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो रूस चिंतित होगा और उसे होना भी चाहिए। पुतिन के हाथ में जो सबसे मजबूत कार्डों में से एक है वो शायद अब उनसे छिनने वाला है। पुतिन अब तक यूके से तंग और परेशान हो चुके होंगे। ये परमाणु प्रस्ताव रूस के खिलाफ यूके का ताजा झटका है। जुलाई में यूके ने घोषणा की थी कि वह अपने प्रमुख एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स को आर्कटिक समुद्र में तैनात कर रहा है। हमारा वीडियो देखकर जानिए कि यूके ने ये कदम क्यों उठाया और इसका रूसी आक्रामकता को सीमित करने से क्या संबंध है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम यूक्रेन युद्ध और व्यापक यूरोपीय रक्षा तंत्र में ताजा घटनाक्रम पर नजर रखते हैं। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।